कर दो ललित जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। यस। दो दो नंबर पे लिखो कांतली नदी। अंतः प्रवाह की दूसरी नदी लिखो। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी से। अंतः प्रवाह की दूसरी नदी है कांतली नदी, और ये खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ है खंडेला की पहाड़ी? नीम का थाना में है। पहले ये पहाड़ी कहाँ थी? सीकर में थी। खंडेला इतिहास में किसके लिए फेमस है? गोटे के लिए। गोटा किनारी का कार्य खंडेला का फेमस है। और किरण बांकड़ी लप्पा लप्पी किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार है। नीम का थाना के बाद पहले सीकर में, अब नीम का थाना में। नीम का थाना के बाद झुंझुनू के ठीक मध्य से बहती हुई, झुंझुनू के ठीक मध्य से बहती हुई चूरू की सीमा पे, चूरू में प्रवेश नहीं करती नदी, चूरू में प्रवेश नहीं करती। चूरू की सीमा पर एक गांव है। चूरू की सीमा पर मुंड्रेल गांव में, मुंड्रेल गांव में जाकर बहते बहते विलुप्त हो जाती है। बहते बहते विलुप्त हो जाती है। खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। खंडेला आजकल नीम का थाना का भाग है। खंडेला इतिहास में किसके लिए फेमस है? गोटा किनारी का कार्य फेमस है यहाँ का। और गोटे के प्रकार क्या हैं? किरण बांकड़ी लप्पा लप्पी गोटे के प्रकार हैं। खंडेला गोटे के लिए फेमस है, यह भी जाने। साइड में करके लिख सकते हो। पटवारी में पूछा था कि बैल बूटों की छपाई कहाँ की फेमस है? खंडेला गोटा किनारी के कार्य के लिए फेमस है। गोटा किनारी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। गोटा किनारी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अभी झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो कांतली है। झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी, दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी। सुरेंद्र, लेखराज, जितेश, अश्विन, सभी को गुड मॉर्निंग। झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी है ना। खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और खंडेला आजकल नीम का थाना में है। नदी का उपनाम क्या है? शेखावाटी की गंगा, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। तोरावाटी प्रदेश भी याद होगा।
तोरावाटी, खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। हम इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। नदी का उपनाम क्या है? शेखावाटी की गंगा। इस नदी के बहाव क्षेत्र को, कोई डायग्राम नहीं बनेगा? एक एक दो दो जिलों से बह रही है, डायग्राम बना के क्या करेंगे इनका? इस नदी के बहाव क्षेत्र को, लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, बोलो तोरावाटी प्रदेश कौन सा होगा? खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र। खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। बोलो राजस्थान की पूर्णतः बहाव के अनुसार, राजस्थान की पूर्णतः बहाव के अनुसार, पूर्णतः बहाव के अनुसार अंतः प्रवाह की, पूर्णतः बहाव के अनुसार अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जो पूरी तरह से ही राजस्थान में बहती हो। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः बहाव के अनुसार अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये। राजस्थान की पूर्णतः बहाव के अनुसार अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है शेखावाटी की गंगा। कौन सी सभ्यता इस नदी के किनारे खोजी गई? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? अब नीमका थाना में है। और सुनारी कहाँ खोजी गई? झुंझुनू में। दो सभ्यताएं विकसित हुई इस नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता कहाँ लिखाई थी? राजसमंद में नहीं लिखाई, बनास नदी के किनारे। कुछ क्वेश्चनों को तुम सॉल्व करो। काली तीर परियोजना किस नदी पे है? चंबल पे है। धौलपुर जिले को लाभान्वित करती है काली तीर। और भी कई इधर इधर उधर के क्वेश्चन खूब आएंगे, तो मेहनत करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, विकसित सभ्यताएं, डेवलप्ड सिविलाइजेशन इस नदी के किनारे, विकसित सभ्यताएं इस नदी के किनारे, विकसित सभ्यताएं। बोलो सुनारी सभ्यता कहाँ खोजी गई? झुंझुनू में खोजी गई। मैंने कहा था ना, ताम्र जननी पूछे तो क्या होगा आंसर? गणेश्वर। आवाज मत करो, यहां ध्यान दो। ताम्र जननी पूछे तो क्या होगा आंसर? गणेश्वर सभ्यता आंसर होगा। और ताम्र नगरी पूछे तो आहाड़। ताम्र के आगे लगा हो कुछ भी तो होगा आहाड़। और ताम्र के आगे लगाओ जननी तो गणेश्वर आंसर होगा।
ताम्र जननी क्या होगा? गणेश्वर। काली तीर परियोजना धौलपुर। हाँ, लिखा ही नहीं थी तो। यही तो बोल रहा हूं मैं, विश्नोई तेरे को यही तो सिखा रहा है, गोदारा सर ने लिखा ही नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं ये। हाँ? बात यही तो हो रही है अपनी, और फिर क्या हो रही है? हाँ भाई, तीसरी नदी लिखो अंत प्रवाह की। रूपारेल को लसावरी नदी कहते हैं भरतपुर वाले। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से निकल के, और अब तो शायद डीग में भी बहती है। इधर देखो, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से निकल के, और अब तो डीग में भी जाती है। उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, नहीं जाती डीग में। सही है फिर, रहने दो। रूपारेल नदी लिखो 3 नंबर पे। अंत प्रवाह की तीसरी नदी है रूपारेल। भरतपुर वाले इसे लसावरी नदी कहते हैं। गंभीर नदी को भरतपुर वाले क्या कहते हैं? उटंगन। अन्य उपनाम और है इसका, एक उपनाम और है इस नदी का, वराह नदी। वराह नदी इसी नदी का नाम है, वराह नदी। रूपारेल का ही है। हाँ जी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी। कहाँ है उदयनाथ की पहाड़ी? अलवर। अलवर से होता है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है। अलवर के बाद कहाँ आती है ये? भरतपुर। अलवर के बाद भरतपुर में आकर, भरतपुर में आकर बहते बहते क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। नदियां समाप्त हो गई। चंबल नदी पे कौन सा जलप्रपात बना था? चूलिया। विलुप्त हो जाती है। इस नदी के मार्ग में भरतपुर में कौन सी झील बनी है? मोती झील बनी है। भरतपुर में मोती झील बनाई गई है। मोती झील बनी है। और ये मोती झील है ना, इस झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। भरतपुर की लाइफ लाइन। अच्छा, मोती झील से भरतपुर की लाइफ लाइन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो क्या आएगा? यह राजस्थान की ऐसी झील है जिसमें नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद बनाई जाती है, नाइट्रोजन युक्त। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। यह राजस्थान की, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है, एकमात्र ऐसी झील है जहां हरित शैवाल से, नील हरित शैवाल से, नील हरित शैवाल से क्या बनाई जाती है? N2 युक्त खाद बनाई जाती है। N2 युक्त खाद बनाई जाती है। नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। विशाल रख इस फोन को नीचे रख दे, पटक दे, नीचे पटक दे। N2 युक्त खाद बनाई जाती है। ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है भाई। नाइट्रोजन युक्त खाद किस झील में बनती है?
मोती झील में। और जयपुर की लाइफ लाइन कौन सी नदी है? द्रव्यवती नदी, अमानी शाह नाला, जो कहां से निकलता है? नाहरगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, मजाक की नहीं है ये बात, रियल में है। चौथी नदी लिखो। अभी जयपुर में इधर जाओगे ना आप, इधर देखो, दिल्ली रोड पे जाओगे NH11C पे तो अचरोल आएगा। अचरोल में कोई सेवर की पहाड़ी है, सेवर सरसों अनुसंधान संस्थान तो भरतपुर में है, लेकिन यहाँ सेवर की पहाड़ी से एक नदी बहना शुरू होती है, साबी। जयपुर ग्रामीण के बाद कोटपुतली बहरोड, और कोटपुतली बहरोड के बाद खैरतल तिजारा। अलवर में अब नहीं जाती। हाँ, खैरतल तिजारा पहले जयपुर और अलवर में ही बहती थी, फिर वहां उधर से बहकर हरियाणा को चली जाती है। अब ये जिले बदल दी, नए जिलों के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। लिखो साबी नदी 4 नंबर पे। वर्षा काल में विनाश लीला के लिए फेमस है साबी नदी, क्योंकि उस नदी के मार्ग में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, घर बना लिया और खेती करने लग गए, तो कभी कभी पानी आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा नुकसान हो जाता है लोगों को। बाकी राजस्थान का शोक तो किस नदी को ही कहते हैं? घग्गर को ही। 4 नंबर पे लिखो। नदियां खत्म, खनिजों का टॉपिक शुरू। 10 बजे तक क्लास होगी आज। खनिजों का शुरू कर दें या भारत का भूगोल? खनिजों का शुरू कर देते हैं। हाँ, फिर बाद में एक ही झंझट रहेगा। ठीक है, तो फिर खनिज शुरू कर देंगे। अगस्त सितंबर लिखो आगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो भाई साबी नदी 4 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन सी नदी है? साबी नदी। कहां से निकलती है साबी नदी? सेवर की पहाड़ी। जयपुर ग्रामीण में है सेवर की पहाड़ी अब, क्योंकि अचरोल जयपुर ग्रामीण का भाग है। उद्गम जयपुर में, अचरोल के समीप, जयपुर ग्रामीण कर सकते हो आप। जयपुर ग्रामीण में अचरोल के समीप सेवर की पहाड़ी से। सेवर सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भरतपुर में है। सेवर की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और जयपुर ग्रामीण के बाद अब किसमें और जाती है? कोटपुतली बहरोड। नया जिला बना है जयपुर और अलवर से टूट के। कोटपुतली बहरोड व खैरतल तिजारा अब अलवर में नहीं जाती। कोटपुतली बहरोड के पास ही खैरतल तिजारा, एक ही जिला है खैरतल तिजारा पूरा। पहले खैरतल तिजारा के स्थान पे किससे जाती थी? अलवर से बहती हुई, खैरतल तिजारा से बहती हुई हरियाणा के पटौदी में जाकर, पटौदी में जाकर बहते बहते विलुप्त हो जाती है। ये एक एक दो दो लाइनें थी, नदियों में बहते बहते विलुप्त हो जाती है। साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है, जबकि सेवर सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भरतपुर में। स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1993। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी अजमेर, डुमाडा तमीजी अजमेर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। ठीक है, कौन सा कृषि जलवायु खंड सबसे बड़ा है? फर्स्ट सी। सबसे छोटा कौन सा है? बस। सबसे छोटे फोर्थ ए का हिंदी नाम क्या है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन से जलवायु खंड में संतरा की खेती ज्यादा होती है? 5th में। कौन से जलवायु खंड में नहरों से सिंचाई होती है? फर्स्ट बी में।
कौन से जलवायु खंड में मूंगफली और जैतून की खेती होती है? फर्स्ट सी में। बस 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 इतना ही याद रखना है, ठीक है। वो लाइव क्लास लेने का अपने को बेनिफिट मिल गया। उसमें बताया था उस नक्शे को बार बार फोकस करना। क्वेश्चन तो आए हैं लगातार, आया सिंपल ही है तुम्हारे क्वेश्चन, है ना। अभी अपने को कहते हैं कि सुगंधित मेथी कौन से जलवायु खंड में होती है? सेकंड ए, याद है ना। सेकंड ए कौन सा है? सेकंड ए, शेखावाटी का अंतर्वर्ती अंतर्वर्ती जलोत्सरण क्षेत्र। अपन ने ये नहीं लिखाया था कि भौतिक प्रदेश पढ़ते समय कि शेखावाटी का अंतर्वर्ती जलीय प्रदेश, उस क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह की नदियां ज्यादा हैं और भूमिगत चूने के जमाव हैं। नाडा और जोहड़ लिखा था। शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुओं को नाडा और कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ लिखा था। ठीक है चिराग, आपको नहीं पता, आपने भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ा है अभी। ठीक है आगे लिखो, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, क्या लिख रहे हो? यह नदी वर्ष, सुनो 2016 में कोई बहरोड के आसपास थोड़ी ठीक ठाक सी बारिश हो गई। दूसरे दिन अखबार में आया कि अलवर जिले में साबी नदी में आई बाढ़ और सेना को बचाव कार्य के लिए लगाया। मैं सारे दिन भर हंसता रहा, मैंने सोचा साबी नदी में ही बाढ़ आ गई। नदी में कोई लेना देना ही नहीं है, पानी का ही नहीं है, इसमें ही बाढ़ आ गई। कोई भूल से इधर उधर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, क्योंकि लोगों ने नदी का मार्ग क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया। खेती करने लग गए नदी के मार्ग में। और कोई दो व्यक्ति भूल से थोड़ी सी दूर बहके और नदी में कहीं आगे सी चले गए और वहां पे सेना को उतार दिया गया, हेलीकॉप्टर वगैरह ये सारे भेज दिए गए। बोला अलवर जिले में साबी नदी में आई बाढ़ और बचाव कार्य चल रहा है। अरे बचाव कार्य क्यों जबरदस्ती सेना को परेशान कर रहे थे? वो बह भी जाते तो कहां से? पटौदी से लेके आ जाते, उनको कहाँ जाते से, उससे आगे तो जाने से रहे थे वो। ठीक है, तो इस नदी में तो कोई लफड़ा दफड़ा ही नहीं था, ये तो जबरदस्ती का काम है। उन्होंने अतिक्रमण किया इस नदी पे, खेती करने लग गए। बीच नदी के बीच में घर बना लिए कई, तो मेरे पास में जाती है, उधर से ही जाती है नदी, बीचों बीच घर बना लिए। कोई लफड़ा दफड़ा ही नहीं है। बोला नदी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया तो बह गए थे, तो फिर क्या हो गया? तो थोड़ी ठंड हो जाती उनके, शाम को वापस ले आते पटौदी से जाके। जबरदस्ती सेना को परेशान कर दिया। लिख दो, यह नदी वर्षा काल में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। चौथी नदी लिखो, पांचवी, यह नदी वर्षा काल में विनाश लीला के लिए फेमस है। विष्णु गुड मॉर्निंग भाई। यह नदी वर्षा काल में विनाश लीला के लिए फेमस है। 5 नंबर पे, 5 नंबर पे कौन सी लिखोगे? कांकनेय या मसूरदी नदी जैसलमेर में बहती है। एक ही क्वेश्चन आया है इससे। कांकनेय या मसूरदी नदी उद्गम कोठारी या कोठरी, कुछ भी कह दे, कोठारी गांव जैसलमेर, और थोड़ी सी दूर बहने के बाद 17 किलोमीटर है ना, 17 किलोमीटर बहने के बाद, 17 किलोमीटर बहने के बाद स्थानीय मरुभूमि, स्थानीय मरुभूमि जैसलमेर में ही विलीन हो जाती है। जैसलमेर में ही विलीन हो जाती है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। एग्जामिनर अपने को कहे कि अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकने या मसूरदी। और इससे एक ही क्वेश्चन आया, यह नदी अस्थायी भुज झील का निर्माण करती है, एक झील में जाके गिरती है, ये भी कह सकता है। अस्थायी झीलें थी ना, पलाया, खड़ीन, रण, यह अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है।
सबसे छोटी नदी है, 19 किलोमीटर है इसकी लंबाई भाई, 19 लिखो। मनीषा ने बोला है इनको पहले पुराना आंकड़ा 19 लिखा रखा था। हाँ भाई, हाँ 19 कर दो इसको। उस पे नहीं मिलेगा ये, विश्नोई गूगल पे नहीं मिलेगा। बस 19 का उल्लेख है, कई जगह 17 का भी उल्लेख है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक इस नदी की लंबाई भी पूछने लग गया तो फिर एग्जामिनर के पास बचेगा ही क्या इसकी, है ना ना, कुछ नहीं है, किलोमीटर में बता रखा है ये। गूगल गागल पे ऐसी चीजें मिलेंगी ही नहीं। चंबल की गलत दिखा देगा अभी, थोड़ी देर में देख लेना। हाँ हाँ, वो आर्थिक समीक्षा में उन पे कोई सही थोड़ी है, कुछ चीजें सही मिल जाती हैं। इकोनॉमिक सर्वे में 16.17 लाख हेक्टेयर लिखा हुआ है। 19.63 था बहुत सालों पहले, 63 था बहुत सालों पहले, लेकिन अब 16.17 है। हाँ लिखो, आगे की लाइन में लिखो, यह अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आगे लिखो, इ- इ- यह नदी, इस नदी के द्वारा है ना, अस्थायी भुज झील का निर्माण किया जाता है। मतलब उस झील में जाके गिरती है ये नदी। भुज झील शब्द दे देना तो कांकने या मसूरदी नाम करना। इस नदी के द्वारा, इस नदी के द्वारा अस्थायी भुज झील का निर्माण किया जाता है। भुज झील का निर्माण किया जाता है। बहुत पढ़े हैं इस टॉपिक को भाई, और कोई पढ़ने का एंड ही नहीं है फिर ऐसे तो। काली तीर परियोजना चंबल नदी पे है, धौलपुर में। हाँ भाई, 6 नंबर पे एक नदी है, सांबर झील में आके गिरने वाली 4 नदियां देखेंगे। 6 नंबर पे मैनथा नदी, और ये मैनथा नदी जयपुर जिले में मनोरपुर से निकल कर आती है। उद्गम मनोहरपुर जयपुर, मनोहरपुर आजकल जयपुर ग्रामीण का भाग है, टोल प्लाजा दिल्ली रोड पे। और 7 नंबर पे याद हो तो खारी को बेड़ खारी भी कह सकता है। मैंने बोला था ना खारी नदी 3 है राजस्थान में। इसका उद्गम कहां से, नागौर से। एक नदी याद हो तो बोलो, खंडेला, खंडेला की बाड़ी से कांतली नदी निकलती है। एक उधर से ही नदी भी निकल के आती है, उस नदी का नाम ही खंडेला नदी है। सेकंड ग्रेड में इसको खांडेल करके दे दिया, और ये कहा कि कौन अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। खांडेल नदी का उद्गम उधर से ही होता है, खंडेला के आसपास से ही। नीम का थाना कर दो। और एक रूपनगढ़ का नाला सलेमाबाद से निकल के आता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। रूपनगढ़ का नाला, कहाँ है रूपनगढ़ का नाला, कहाँ से होता है, सलेमाबाद अजमेर से। सलेमाबाद अजमेर से। और सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की क्या स्थित है दोस्तों, प्रधान पीठ स्थित है। निकल गई, और चारों 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 बहती 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 बहती, ये चारों सांवर झील में आके गिरती है। 2 क्वेश्चन आए थे सेकंड ग्रेड में बैक टू बैक, कौन सी नदी सांवर झील में नहीं गिरती और कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नहीं है। ये चारों सांबर झील में आकर गिरती है।
किस झील में आकर गिरती हैं? शाम्बर झील में आकर गिरती हैं। क्लियर? सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। बोलो, राजस्थान का दूध सागर किस जलप्रपात को कहते हैं? बीलबेरी। अब खनिजों का टॉपिक चलेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना है और उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो याद होगा, कुछ नहीं कर सकता। 200 खाने लिखवाऊंगा। कितनी खाने लिखवाऊंगा? 200। हर जगह से क्वेश्चन है खनिजों का, रटना पड़ेगा। कोई नहीं है साहब नदियों की तरह इधर से लाके डाल दिए, नदी दाईं ओर से बाईं ओर से, समझने वाला टॉपिक नहीं है। मैपिंग काम में भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस टॉपिक के, उसमें तो रटना पड़ेगा बार बार। जो स्टार लगा दूं वो खाने तो 100% याद कर देना। हाँ भाई, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु और लिख दो, बस 2-3 ही लिख दो, फिर खनिज पढ़ेंगे, बहुत हो गया। चिराग मंद मंद मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? घग्गर नदी की याद आने लग गई क्या? महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदुओं में हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख दो पहले तो। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। दूसरा, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या लिखोगे? अमानी शाह नाला, ये अपने वाला नाला जो यहां इधर से जा रहा है ना, अमानी शाह नाले को क्या कहा जाता है? द्रव्यवती नदी का उद्गम पूछा है नाहरगढ़ की पहाड़ी से। नाहरगढ़ की पहाड़ी से अमानी शाह नाले का उद्गम होता है। अमानी शाह नाला जयपुर की क्या कहलाता है? लाइफ लाइन कहलाता है। जयपुर की लाइफ लाइन। दमोह जलप्रपात किस नदी पे है? दमोह जलप्रपात गंभीर नदी पर है। गंभीर नदी पर कहाँ है? धौलपुर में है। गंभीरी नहीं है ये, गंभीर है उटंगन। अरना झरना जलप्रपात कहाँ है? अरना झरना भीलवेरी लिख दिए थे। अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है, गुनाई माता नदी पर। गुनाई माता नदी जोधपुर नीले शहर में है। तकली परियोजना किस नदी पे है? तकली परियोजना तकली नदी पर कोटा में है, लिख दिए थे तो शायद। ठीक है, तो नया चैप्टर शुरू करो। राजस्थान में खान एवं खनिज संपदा, माइंस एंड मिनरल्स। माइंस एंड मिनरल्स। ये रही ना, जयपुर में इसी की सब्जियां आ रही हैं इसलिए है, तभी तो तेरे चेहरे चेहरे पे रौनक है।
अच्छा, बोरवेल है क्या? फिर तो सही है। बोला जाता है पुराने समय में तो पूरी जयपुर में सब्जियां ही इसी से ही आती थी, अभी तो फिर भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, खान एवं खनिज संपदा। राजस्थान में नया चैप्टर। राजस्थान में खान एवं खनिज, माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स। खान एवं खनिज, खान एवं खनिज संपदा। हाँ भाई लिखो, राजस्थान की प्रथम खनन नीति कब जारी हुई? 1978, भैरव सिंह शेखावत के काल में। राजस्थान की नई खनिज नीति, नई खनिज नीति 4 जून 2015 के अनुसार राज्य में 79 प्रकार के हैं, अलग अलग है, उल्टे हो गए। देखो एक बार देखिए, हैं, MIN, ऐसा है। कर देता हूं फिर मैं। के अनुसार राज्य में 79 प्रकार के हैं, 80। हाँ तो ये तो इस नीति के अनुसार है, अभी बता रहे हैं ना एक बार। 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। नई खनिज नीति 4 जून 2015 के अनुसार दो हजार पंद्रह के अनुसार राज्य में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
लेकिन तुम्हें तो 79 करना भी नहीं है। नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। इंदिरा रसोई योजना का नया नाम क्या कर दिया गया? अन्नपूर्णा। कृषि में एक क्वेश्चन, आप कृषि में एक लाइन खाली है तो जाके एक लिख के आओ। एक लाइन कृषि में लिख के आओ। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कौमा कृषि व्यवसाय। कृषि में एक लाइन लिख के आओ पहले। अच्छा क्वेश्चन है वो। राजस्थान, कहीं भी ऊपर जगह होगी ना वहां लिख दो खाली। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण। प्रसंस्करण शब्द तो लिखना आता है ना? प्रसंस्करण। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कौमा कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रसंस्करण, कौमा कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना 2019 कर दो। ये डायरेक्ट ही पूछेगा ये क्वेश्चन। 2019। कृषि प्रसंस्करण, कौमा कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है वापस आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हाँ भाई इधर देखो, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 79 तो करना भी नहीं है। इधर देखो, ये तो 2015 की कहानी है इस नीति के अनुसार। अब राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज के भंडार हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, लिखो। आर्थिक समीक्षा 2000, आर्थिक समीक्षा कौन से साल की जारी हुई है? आर्थिक समीक्षा 23-24। पहले तुम्हें क्या लिखाया था? 21-22 लिखाया था क्या? 22-23। अभी कौन से महीने, कौन से साल की जारी हुई है आर्थिक समीक्षा? 23 की, 23-24 की जारी हुई है। हाँ 23-24 ही है। लिखो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, 23-24 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। सबसे मोस्ट लाइन है ये, 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं।
81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से सबसे मोस्ट लाइन यही है, जिनमें से कितने प्रकार के खनिज, 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। हाँ भाई, अब राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों के भंडार हैं? 81। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनमें से निकाले कितने प्रकार के खनिज जा रहे हैं? 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। किया जा रहा है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, और क्या 23-24 की जारी हो गई ना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत आता है ये क्वेश्चन, तो एसआई में भी आया है। ध्यान दो भाई। भारत में सबसे ज्यादा खनिज झारखंड से निकलते हैं, छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। इधर देखो, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है और रूर नदी जर्मनी में बहती है। सब लोग देखो क्यों कहा जाता है। एसआई का फिर से क्वेश्चन है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन अगर बात करें तो ये एक नदी है जर्मनी में, राइन। दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी है राइन नदी। यूरोप में आल्प्स पर्वत से निकलती है, फ्रांस से। और अब की बार आरएस में आया भी था कि राइन नदी उत्तरी सागर में जाके गिरती है। ये इंग्लैंड के ऊपर उत्तरी सागर है और ये इंग्लिश चैनल है, यहां जाके गिरती है। अब इस जर्मनी में एक नदी और बहती हुई राइन में मिलती है, रूर। ऐसा ही 2018 का क्वेश्चन है, रूर किसकी सहायक नदी है? तो राइन की सहायक है। और रूर और राइन दोनों जर्मनी में ज्यादा बहती है। हालांकि राइन तो 5 देशों में बहती है, ध्यान दो इधर, और रूर अकेली जर्मनी में बहती है। इन दोनों नदियों के बीच में कोयले के जमाव हैं, तभी तो राइन नदी को दुनिया की काली नदी कहा जाता है। और भारत में कोयले के जमाव झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में है। हाई कोर्ट एलडीसी का क्वेश्चन है, गिरिडीह कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में है। जरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो भी झारखंड में है। लेकिन रानीगंज कोयला क्षेत्र पूछे ना तो पश्चिमी बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा कोल एरिया है। भारत में खनिजों के कोयले के जमाव छोटा नागपुर के पठार में है। कोयला भी तो खनिज ही है। तो खनिज उत्पादन में पहला स्थान झारखंड है। खनिजों के सबसे ज्यादा जमाव झारखंड में है। और दुनिया में खनिजों इसके सॉरी कोयले के जमाव राइन और रूर नदियों के बीच में है। तो बोलो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। लिखो। दुनिया की काली नदी राइन है दोस्तों। ऐसा ही 2018 का क्वेश्चन है, रूर नदी किस देश में बहती है? जर्मनी में। इस बार आरएस प्री का क्वेश्चन है, राइन नदी कौन से सागर में गिरती है? उत्तरी सागर में। ये विश्व के भूगोल की बातें हैं, कभी मौका मिलेगा तो फिर वो भी पढ़ाएंगे। अभी तो जो पढ़ा रहे हैं वो ही पढ़ाएंगे ना, ठीक है। भारत को ही समेट लेंगे, वो ही बहुत है। चलो, तो भारत में हाँ भाई, क्या लिख रहे हैं अपन? भारत में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान। भारत में खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान। भारत में खनिज उत्पादन में
प्रथम स्थान खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान झारखंड होगा। बोलो दोस्तों, झारखंड में कौन से पठार में खनिजों के जमाव हैं? छोटा नागपुर के पठार में है। छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। एसआई का क्वेश्चन है, रूर प्रदेश। रूर, रूर को रूहर भी लिख सकता है, रूहर प्रदेश भी कह सकता है। खनिज उत्पादन में भारत में पहला स्थान कौन है? झारखंड में खनिजों के जमाव कौन से पठार में है? लिखो। दूसरा स्थान राजस्थान का है। मत दे रहे वार्निंग, हमें पढ़ा लेने दे भाई। आज ही तो इनको 2 घंटे पढ़ाने का मानस बनाया था, वार्निंग दे रहा है हमें। राजस्थान नहीं तो मैं कैसे छोड़ने वाला थोड़ी हूँ तुम्हारे को, पूरे 10 बजे तक पढ़ाऊंगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, झेलेगा अभी तो इन्वेटर, और तब तक तो लाइट आ जाए बस। आ जाएगी 15 मिनट में। अभी भारत में खनिज उत्पादन में दूसरा स्थान कौन सा लिखे हो? किस राज्य का है? राजस्थान का है। टोटल खनिज की बात हो रही है यहाँ पे। कोयला भी खनिज है, मार्बल भी खनिज है, एग्रीगेट खनिज की बात हुई है यहाँ पे। खनिज का मतलब आप सोने से ही मत समझना। जिप्सम भी खनिज है, रॉक फॉस्फेट भी है। तो यही है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अगली लाइन लिखो भाई। खनिज उत्पादन में दूसरा स्थान कौन है? राजस्थान है। लेकिन देश में खनिजों की सबसे ज्यादा भंडार तो राजस्थान में ही बताए गए हैं। और देश में सबसे ज्यादा खान भी राजस्थान में है। खान इधर देखो, माइंस, माइंस भी राजस्थान में, अरावली में बहुत खाने हैं। खान का मतलब कोई ये थोड़ी है कि खनिज वही सा पत्थर निकल रहा है वो भी तो खान है। अरावली को लोगों ने खोखली कर दिया। वर्तमान में अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। और एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है, मैनी टाइप्स, विविध प्रकार के खनिज निकालने के जाने के कारण जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भवेत्ता जो हैं, उन्होंने राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा है, खनिजों का अजायब घर कहा है। किस स्टेट को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? राजस्थान। क्योंकि यहाँ मेनी टाइप्स के खनिज निकलते हैं दोस्तों। कुछ खनिज तो ऐसे हैं 5, जिनमें एक खनिज याद दिला रहा हूं मैं, पन्ना। आरएएसपी का क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन रहता है। पन्ना हरे रंग का होता है। बहुत से लोग जो रत्न राशि की अंगूठियां बनवाते हैं, पन्ना हरे रंग का, और वो चांदी या सोने में हरे रंग का कुछ एक रत्न डलवाते हैं, वो पन्ना है, जिसे इंग्लिश में एमरोल्ड कहा जाता है साथियों। एमरोल्ड वो पूरे भारत में केवल निकलता ही राजस्थान से है। 5 खनिजों में राजस्थान का देश में एकाधिकार है, यानी कि 100% उत्पादन केवल राजस्थान करता है। जिप्सम का 93% उत्पादन राजस्थान करता है। पहले से थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा अब की बार, ध्यान रखना, बने रहना क्लास में। जिप्सम का 93% राजस्थान उत्पादित करता है। और यही एग्जामिनर का क्वेश्चन है, पीएसआई 2021 के पेपर में पूछा कि इंडिया में सबसे ज्यादा जिप्सम उत्पादन वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। फिर रीट में भी आया, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम बीकानेर से पैदा होती है। रामसर, जामसर, गंगासर, बिसरासर, लूणकरणसर। लेकिन एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि बीकानेर में पलाना किसकी खान है, तो लिग्नाइट कोयले की है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। लिखो तो फिर अगली लाइन, क्या कहना चाह रहा है? मेरा टाइम हो गया है जाने का है।
हाँ भी चलो, चल रही है अभी तो चलने दो। नेक्स्ट लाइन लिखो। भारत में खनिजों के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। कर लिया ना माइक को। भारत में खनिजों के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। भंडार की बात है, भंडार का मतलब रिजर्व। भारत में खनिजों के सर्वाधिक भंडार, खनिजों के सर्वाधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान में है। खनिजों के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। नेक्स्ट, खनिज धात्विक भी होते हैं ना, मेटेलिक, यस, और अधात्विक अनमेटेलिक। धात्विक खनिजों में भी देश में पहला स्थान झारखंड ही है, और राजस्थान का धात्विक खनिजों में चौथा स्थान है। झारखंड के बाद एमपी से भी धात्विक खनिज बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। मेटेलिक खनिजों की बात है, एग्रीगेट खनिजों में राजस्थान का दूसरा स्थान है, और अनमेटेलिक यानी कि अधात्विक खनिजों में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। देश के 25% अधात्विक खनिज उत्पादित करके, और राजस्थान देश में पहले स्थान पे है, 1/4। क्योंकि राजस्थान से जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, मार्बल बहुत ज्यादा पैदा होता है। साथियों, राजस्थान में दुनिया की अच्छी किस्मों वाला मार्बल नागौर के मकराना से पैदा होता है। दुनिया के 7 अजूबाओं में से स्थित ताजमहल मकराना के मार्बल से बनाया गया। अब मकराना नागौर में नहीं है, डीडवाना कुचामन जिले में है। क्या कारण है कि वो मार्बल ज्यादा शाइनिंग करता है? तो उसमें कैल्साइट की अधिकता है। साथियों, आजकल ताजमहल की शाइनिंग कम होती जा रही है, जिसकी वजह क्या है? तो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। सीजन की पहली वर्षा में एसिड की मात्रा होती है। वायुमंडल में जो बिल्कुल अपशिष्ट या बेकार के अम्लीय टाइप के हैं, वो पहली वर्षा के साथ घुल के और सल्फ्यूरिक अम्ल उस पत्थर पे गिर रहा है, और आजकल ताजमहल की चमक कम होती जा रही है। साथियों, अधात्विक अनमेटेलिक खनिजों में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, बट मेटेलिक खनिजों में राजस्थान का चौथा स्थान। लिखो, धात्विक खनिजों में देश में पहला स्थान, धात्विक खनिजों में देश में पहला स्थान, धात्विक खनिजों में देश में पहला स्थान। झारखंड कर दो। धात्विक खनिजों में देश में पहला स्थान झारखंड। अगली लाइन लिखो, धात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान चौथा। धात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान चौथा। धात्विक खनिजों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा। लिखो, अधात्विक खनिजों में देश में पहला स्थान, अधात्विक खनिजों में अधात्विक खनिजों में देश में पहला स्थान राजस्थान। कोष्ठक में कर दो, 24 से 25%। 24 से 25%। भारत के 1/4 है धात्विक अनमेटेलिक माइन मिनरल्स राजस्थान से प्राप्त होते हैं। आगे की लाइन में लिखो, भारत भर में सर्वाधिक खाने माइंस, भारत भर में सर्वाधिक खाने, खानों की बात है, सर्वाधिक खाने। पंकज, इसको
खोल देना गेट को। सर्वाधिक खाने राजस्थान से आ गई, क्या बात है? कहाँ? नहीं तो हिस्ट्री कहाँ से चल रही है? हम्म? कमेंट कहीं से पढ़ू, चल ही नहीं रहा। उनको बोलो ललित भैया होंगे ना। चल रही है क्लास? बोलो उनको, 10-12 लोग लाइव देख रहे थे, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर। हाँ भाई, भारत भर में सर्वाधिक खाने राजस्थान में। आगे की लाइन में लिखो, अरावली में है बहुत ज्यादा खाने। एलडीसी का क्वेश्चन आ गया। मैनी टाइप्स। नेक्स्ट लाइन लिखो, विविध प्रकार के खनिज निकाले जाने के कारण। मैनी टाइप्स। लिखो, विविध प्रकार के, विविध प्रकार के खनिज निकाले जाने के कारण, निकाले जाने के कारण राजस्थान को भूगर्भवेत्ताओं ने, भूगर्भवेत्ताओं ने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर। और अजायब घर नहीं मिले तो संग्रहालय। अजायब घर संग्रहालय आपस में पर्यायवाची है, और दोनों ही नहीं मिले तो इंग्लिश टर्म मिलेगा, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। म्यूजियम ऑफ मिनरल्स का है। किस स्टेट को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? राजस्थान को। पंचायती ठोकने गया था कि कहने गया था? एलडीसी का क्वेश्चन है कि किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो राजस्थान राज्य होगा। साथियों, भारत में सर्वाधिक, नहीं, राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से प्राप्त आय में 5वां स्थान है। राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से प्राप्त आय में, बहुत ध्यान से सुनना, महिला सुपरवाइजर 2018 के पेपर में पूरी भूगोल से 5 क्वेश्चन केवल खनिजों से ही आए थे। पूरी भूगोल से, राजस्थान भूगोल पूरा सिलेबस में, लेकिन कहीं से एग्जामिनर ने छेड़ा ही नहीं सिलेबस को, 5 क्वेश्चन खनिजों से ही दे दिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। टॉपिक टिपिकल है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा है। बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, याद हो जाएगा। राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से प्राप्त आय में स्थान, प्राप्त आय में स्थान कौन सा है? 5वां। अब आगे लिखो, खनिजों के प्रकार। एक सारणी बनाएंगे, नए पेज से शुरू किए थे ना ये चैप्टर, लगभग एक पेज पर गया होगा। अब दूसरे पेज में इधर देखो,
एक सारणी बना रहा हूं मैं, जैसे ये भर गया, खाली भी रह गया तो कोई बात नहीं। दूसरा पेज जैसे ही आगे वाला अपना, उसको ऐसे बिल्कुल बोर्ड की इस टाइप में ही करना है, और ऐसे ही एक सारणी बनेगी अपनी। ध्यान दो, उस सारणी से परीक्षा में क्वेश्चन आए, एलडीसी में तो 2 3 4 आए 2018 के पेपर में, अब एलडीसी का पेपर फिर होने जा रहा है, आरएएस प्री में भी आया, हर एक परीक्षा में क्वेश्चन आया। थोड़ी सी देर देखो, लिखना नहीं है। खनिजों के प्रकार, पिछली बार सारणी नहीं बनवाई थी तो इस सारणी को वापस दे। अब के प्रकार, ध्यान दो, खनिजों के प्रकार 3 प्रकार बताए गए हैं। किताबें 2 लिखती हैं और कई 4 लिखती हैं, मैं बता रहा हूं इधर देखो। लेकिन एनसीईआरटी पहला प्रकार है धात्विक खनिज, दूसरा प्रकार है खनिज, और तीसरा प्रकार है आणविक या ईंधन खनिज। धात्विक ईंधन अलग अलग रखा है। इस और तीसरा है आणविक या ईंधन खनिज। बोर्ड के ऊपर निगाहें टिकाए रखो, अभी सारणी बनाने की अनुमति आपको नहीं दी जाती है। ईंधन या आणविक खनिजों को शक्ति खनिज भी कहते हैं। अभी आपको सारणी बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है। हाँ, क्या, किसको? जलते हैं एक तरह से, शक्ति, पावर वाले खनिज, पावर्स मिनरल्स, मेटेलिक, अनमेटेलिक और पावर, शक्ति देते हैं, एक तरह से जलते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, परमाणु बिजली घरों में काम में आते हैं। तो यहां देखो एक बार, यहां एक खनिज तो कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम है, भारत में यूरेनियम झारखंड से ज्यादा पैदा होता है। और दूसरा है थोरियम, तीसरा है लिथियम, और चौथा है बेरेलियम। बेरेलियम, पांचवा है कोयला,
कभी भी कोयले को काला सोना ना करें। काला सोना है, लोगों ने कोयला आंसर कर दिया। मार्केट की 50% किताबें और बहुत से लोग कोयले को काला सोना बताते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को कहते हैं। 100% उत्तर यही होगा। कभी भी कोयले को काला सोना ना करें। सारणी से ही क्वेश्चन सही होने के चांस आपके बन जाएंगे। आगे 200 माइंस अपन लिखेंगे। कितनी खाने लिखेंगे? 200। पेट्रोलियम पदार्थ सोना या तरल सोना कहते हैं। कभी भी कोयला काला सोना उत्तर ना करें, वरना सहज में गलत हो जाएगा। काला सोना व तरल सोना। चलो अब यहां देखते रहो। धात्विक खनिज फिर से 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे वैसे ज्यादातर किताबों में तो 2 ही प्रकार लिख रखा है धात्विक के। धात्विक के फिर से 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से होते हैं सर? ऐसे धात्विक खनिज जिनमें धातु के अंश होते हैं। लोहे के, सॉरी धातु के नहीं, लोहे के। लोहा युक्त धात्विक खनिज कहलाते हैं, जिनमें चुंबकीय गुण होता है। लोहा युक्त धात्विक खनिज, ठीक है, जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता। मैग्नेट चिपकने की कोशिश करे। लोहा अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, उसके भी चुंबक चिपकने की कोशिश करेगी, खींचेगी उसको भी थोड़ा सा। लोहे का गुण होता है। क्रोमियम, कोबाल्ट, ठीक है। ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का गुण नहीं होता। बहुत तीखी सारणी बनाऊंगा। अलोह युक्त धात्विक खनिज, बैठे बैठे देखते रहना आप। और 3 नंबर पे बहुमूल्यवान। बहुमूल्यवान को एग्जामिनर चाहे तो इधर भी छोड़ सकता है, क्योंकि ओ सॉरी अलोहे में भी छोड़ सकता है, क्योंकि उनमें लोहे का गुण नहीं होता। लेकिन अपन ने इनका 3 प्रकारों में क्लासिफिकेशन कर दिया। बहुमूल्यवान धात्विक खनिज। साथियों, बहुमूल्यवान धात्विक खनिजों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इनके उदाहरण है सोना, चांदी। सोना है, चांदी है और प्लेटिनम है। किस धात्विक खनिज को सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को। ठीक है, आ जाओ मेन मुद्दे पे आ जाओ। लोहे का गुण किस किस में होता है? खुद लोहा अयस्क में होता है, आयरन में। और लोहे को इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज मिलाया जाता है। मैग्नीज भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा से पैदा होता है। लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन। राजस्थान में मैग्नीज बांसवाड़ा से। कहाँ गया रे? हम्म, चलो कोई नहीं। मैग्नीज, क्रोमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट, निकिल। बोर्ड के ऊपर देखते रहना। टंगस्टन में भी लोहे का गुण है। टंगस्टन से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। निकिल। बहुत खतरनाक टॉपिक चल रहा है, आप ये विचार मत करना इंग्लिश नहीं लिखे सर, हिंदी में नहीं लिखे, ये शब्द इंग्लिश का गलत हो गया। ध्यान देना, पहले तुम पंचायती मत छांटना, बाद में लिखना इंग्लिश फिंग्लिश तो। ठीक है, पहले हिंदी में ही काम करिए ना। चिराग ठीक है ना? हाँ, यहां ध्यान दो पहले तो। टंगस्टन से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है।
साथियों, टंगस्टन डेगाना भांकरी खान से निकलता है, ऐसा ही 2021 का क्वेश्चन है। अब मान लो ये नहीं दे तो, और डेगाना भांकरी में भी रेवत की पहाड़ी से निकलता है, और अभी भी वो खान तो नागौर में ही है। अलोह युक्त धात्विक खनिजों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तांबे में लोहे का गुण नहीं होता, है ना? तांबे के अलावा नहीं, पीतल वितल वो तो मिश्र धातु के बाद में बनती है। तांबे में क्या मिला दिया जाए, जस्ता या जिंक मिला दिया जाए तो बनता है पीतल तो, और तांबा में टिन मिला दिया जाए तो कांसा। वो सीधी, ऐसे तो स्टील भी बनता है, फिर वो तो उधर लोहे का गुण होता है उसमें, लेकिन वो तो मिश्र धातु का कार्य करती है, वो सीधे डायरेक्ट खनिज नहीं है वो। तांबा है, और क्या है इधर, सॉरी, तांबा से पहले सीसा जस्ता लिखो ना। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। और कोशिश ये करना सीसा जस्ता के नीचे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देना। खाली क्यों छोड़ देना, अभी बता देंगे आगे। तांबा है, बॉक्साइट, इधर बॉक्साइट भी है, उसमें लोहे का गुण नहीं होता, तो बॉक्साइट है, तांबा है, पारा है, और ये भी इधर ही आएंगे आने को तो। पारा है, पारे का यस्क क्या है, सिनेबार। बॉक्साइट है। साथियों, अभी अभी आरएस में पूछा था कि बॉक्साइट उत्पादन में देश में पहला स्थान किसका है, तो ओडिशा। बॉक्साइट में भी और मैग्नीज में भी, ये है कहानी। चलो, अब अनमेटेलिक खनिज, अब अनमेटेलिक खनिज आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। प्लेटिनम को धक्का देके थोड़ा सा इधर करेंगे, रुको 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 रुको, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ। साथियों, साथियों, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, और सफेद सोना है, कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन ये भी है। तो सर लास्ट टाइम में कब पूछा था, हर परीक्षा में पूछता है, फरवरी में भी। ठीक है, यहां देखो सब लोग, अधात्विक खनिज, बोर्ड के ऊपर देखते रहो। कुछ है धात्विक खनिज लिख रहा हूं मैं पहले। पन्ना हरे रंग का होता है, पन्ने को हरी अग्नि भी बोलते हैं, और इसे ही एमरोल्ड भी कहते हैं। एमरोल्ड, इंग्लिश में एमरोल्ड भी बोलते हैं, चाहे तो मरकत भी कह सकता है एग्जामिनर, मरकत। ध्यान दो, तांबड़ा, रक्तमणि, बोर्ड के ऊपर देखते रहना, और इंग्लिश में बोलते हैं गार्नेट। टोंक जिले की राजमहल खान से निकलता है। दोनों का उपयोग जो व्यक्ति रत्न राशि की अंगूठियां बनवाते हैं, जो अपनी राशियों में विश्वास करते हैं,
वो इधर देखो 3 नंबर पे कमर खींचो, नींद मत लो, वोलेस्टोनाइट। 4 नंबर पे जास्पर और 5 नंबर पे सेलेनाइट। साथियों ये ऐसे खनिज हैं 5 जो पूरे भारत में निकलते ही राजस्थान से हैं। 100% एकाधिकार, 100%। ध्यान दो सब लोग, ये 5 ऐसे खनिज हैं जो पूरे भारत में निकलते ही राजस्थान से हैं। 100% उत्पादन राजस्थान ही करता है, एकाधिकार है राजस्थान का इन 5 खनिजों में। राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। सेलेनाइट जिप्सम के दानेदार रूप को कहा जाता है। जिप्सम 93% में है और सेलेनाइट 100% में है। पूरे भारत में निकलते ही राजस्थान से हैं। बोर्ड के ऊपर निगाहें टिकाए रखना। जिप्सम, जिप्सम रॉक फॉस्फेट अधात्विक खनिज है। रॉक फॉस्फेट। अब्रक, अब्रक को इंग्लिश में माइका कहा जाता है। माइका सिटी भीलवाड़ा। अब्रक के बाद में फेल्सपार, फेल्सपार, फेल्सपार के बाद में फर्लोस्पार। दोनों खनिज अलग अलग हैं क्या सर? बिल्कुल अलग अलग हैं। फर्लोस्पार डूंगरपुर में मांडो की पाल खान से निकलता है ना। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस ध्यान दो। बेंटोनाइट सीकर के सलादीपुरा से निकलता है। पाइराइट, बेंटोनाइट, सारे खनिज आएंगे देखते रहना। पाइराइट, डायमंड यानी कि हीरा, हीरा भी है, धात्विक खनिज है डायमंड। मुल्तानी मिट्टी ये भी खनिज है, मुल्तानी मिट्टी भी खनिज है। डायमंड कुछ इमारती पत्थर कहते हैं हिंदी में। ग्रेनाइट, मार्बल को संगमरमर कहते हैं हिंदी में, संगमरमर। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर विधानसभा भवन और राम मंदिर बने सैंड स्टोन बोलते हैं। चूना पत्थर, ये इमारती पत्थर ये भी है जो में काउंट होंगे। साथियों मुल्तानी मिट्टी, फायर क्ले, बाल क्ले, एक पत्थर और आता है घिया पत्थर, सॉफ्ट स्टोन कहा जाता है। सॉफ्ट स्टोन से खिलौने बनाना, रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है? गलियाकोट का। मुल्तानी मिट्टी भी है धात्विक खनिज है क्या सर? जी हाँ। फायर क्ले, बाल क्ले और भी कई है धात्विक खनिज हैं। साथियों ये इमारती पत्थर है। बोर्ड के ऊपर देखते रहो। 5 खनिजों में राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है। ध्यान दो। आरएस प्री में कहा निम्न में से कौन से ऑब्लिक कौन सा
खनिजों में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, ए में लिखा पन्ना, बे में लिखा तांबड़ा या गार्नेट लिख देगा, इंग्लिश टर्म लिख देगा। से में लिखा जस्ता और द में लिखा वोलेस्टोनाइट। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पहले सुन अंकज, मैंने ये बोला कौन सा ओब्लिक कौन से खनिजों में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। ए में लिखा पन्ना, बे में लिखा गार्नेट, से में लिखा वोलेस्टोनाइट, द में लिखा जस्ता। फिर नीचे ऑप्शन बनाया केवल ए, यानी कि इस में है। बे में बनाया ए एवं बे दोनों में, से में बनाया ए बे से तीनों में, और द में ऑप्शन बनाया ए बे से द चारों में। ए बे से द चारों आंसर माना है। क्यों? क्योंकि जस्ता, ध्यान दो भाई, जस्ता 100 में तो नहीं है, लेकिन 99% जस्ते का उत्पादन राजस्थान करता है, और 99 को वो एकाधिकार में ही मान लिया। मानेगा 99 को, तो आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है 99% जस्ता। साथियों 5 ये खनिज और 1 जस्ता, साथ में सीसा जस्ता भी दे सकता है। ये 5 खनिज एकाधिकार में मानना। जिप्सम का 93% उत्पादन राजस्थान करता है। ध्यान दो, मार्बल का 90% उत्पादन राजस्थान करता है। ये कहां से ढूंढ के लाए हो सर? कक्षा 6 की किताब में लिखा हुआ है। 6 वालों को ये याद करना पड़ रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं करना पड़ेगा? जिप्सम का 93% उत्पादन राजस्थान करता है। फेल्सपार का 67% उत्पादन राजस्थान करता है। एस्बेस्टोस का 89% उत्पादन राजस्थान करता है। फर्लोस्पार का 96% उत्पादन राजस्थान करता है। और एक कौन सा था यार, चूना पत्थर तो नहीं था, घिया पत्थर था, 87% का। और 1 2, हाँ, रोक फॉस्फेट 75%। कहाँ है रोक फॉस्फेट वाले का? तो ये आपको कैसे पता चला? लिखा है थोड़ी था मैंने लिखा है नहीं भाई साहब। ये सारणी इतनी कारगर है कि आप यकीन नहीं करोगे, और इसी से क्वेश्चन आएगा। ये राजस्थान पैदा करता है। अब इसी बात है, 93 दिया तो एसआई का और रीट का क्वेश्चन सही हो गया 2021 का, कि भारत में जिप्सम उत्पादन में पहला स्थान कौन है? राजस्थान है। ये सेलेनाइट जिप्सम के दानेदार रूप को कहते हैं। सेलेनाइट 100% में, और जिप्सम 93 में ही। कक्षा 6 की किताब में लिखा हुआ है। मार्बल का कितना % उत्पादन राजस्थान करता है? 90। एक साथ बोलो, जिप्सम का कितना % उत्पादन राजस्थान? रॉक फॉस्फेट का, फेल्सपार का, फर्लोस्पार का। असिस्टेंट 2016 का पेपर उठा लो, कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? एम ए लिखा पन्ना, पन्ना 3 के जोड़े बना के दिया, पन्ना, फेल्सपार और गार्नेट। गलत है। पन्ना और गार्नेट में तो है, लेकिन फेल्सपार में थोड़ी है। बे में लिखा वोलेस्टोनाइट और फर्लोस्पार और पन्ना। गलत है। वोलेस्टोनाइट तो है और पन्ना भी है, लेकिन क्या नहीं है? फर्लोस्पार नहीं। से में लिखा पन्ना, तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, ये सही है। कैसे भी आएगा क्वेश्चन आएगा। आरएस परी वाला क्वेश्चन भी बता दिया। जस्ता को भी एकाधिकार में मानते हुए एग्जामिनर ने इसका आंसर चारों सही माना है, क्योंकि जस्ता भी 99 में है ना, एकाधिकारी मान लो एक तरह से। 5 ये खनिज और चौथा ये। सारणी को बनाना शुरू कर दो, या फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच लो। खींच ली फोटो? घर बना लोगे? घर बना लो तो फिर मैं लिखवा देता हूं आके। घर बना लेना, हाँ ठीक है, समझते हुए बनाना। सारणी मैं ये कह रहा हूं, ये सारणी आप
2018 के 5 पेपरों के पास लेके जाओ, आपका ये क्वेश्चन सही करवा देगी। अब ये 5 खनिज पहले पढ़ेंगे, ऐसे खनिज हेडिंग लगाएंगे। सीसा, हाँ सीसा। और जस्ता 99। सीसे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेड। और जस्ते को जिंक, है ना? लिखो। मनीषा, टंगस्टन और ज्यादा पढ़ने से पता चला है कि इसमें लोहे का गुण है। आपको पिछली बार ये लोहे युक्त में लिखा दिया था। क्यों लिखा दिया था लोहे युक्त में? वो आज भी गलती नहीं है मेरी, अभी भी लाके दिखा दूंगा। एनसीईआरटी में टंगस्टन को लोहे में लिख रखा है, ठीक है, लोहे का गुण नहीं बताया गया। फिर यकीन नहीं हुआ, मैंने खुद ही मैग्नेट चिपका के देखी इसके, तो ये चिपकने की कोशिश करती है, लोहे का गुण होता है, इसको उधर ही छोड़ो, ठीक है। लिखो। अरे सीधा कह देगा ना, कौन लोहे युक्त धात्विक खनिज नहीं है? क्या समझ रहे हो? ये किताबों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे तुम्हारे को इस प्रकार से, ये 3-3 रूप बना के, वो तो सीधे ही लिख देंगे। बहुत तीखे क्वेश्चन आते हैं ना। हेडिंग लगाओ। सारणी तो कॉपी को आड़ी करके बनानी है, और फिर उससे अगले वाले पेज पे लिखना शुरू कर दो। ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में, राधिका कह रही है सर सारणी को थोड़ा सा ऊपर कर दो। राधिका ऊपर तो जगह ही नहीं है, हम फिर छोटा करेंगे तो फिर तुम्हारे जैसे आंधे लोगों को दिखेगा और नहीं। ना ना, पूरी सारणी एक साथ शो होनी चाहिए मुकेश। ना ना, शो एक साथ होनी चाहिए सारणी। तो फिर तो ऐसे में मोटे मोटे अक्षर लिख के दांत एक स्लाइड पे लिख देता। ना ना ना, फिर फोटो खींचने का क्या मतलब हुआ? इसको रजाई में सोते सोते भी तो देखोगे तुम। लिखो। हेडिंग लगाओ, ऐसे खनिज। संजय सैनी क्या कर रहा है? सर नेम क्या है? किसका नेम क्या है भाई? संजय, किसका नेम पूछ रहा है संजय? हैं? मेरा नाम तो पीसी है ना। पूरे नाम से क्या लेना है? ये कोई परीक्षा में आएगा क्या क्वेश्चन? पी यानी प्रियंकर, सी यानी चोपड़ा। लिखो। जबरदस्ती की बातें करते हो। नहीं नहीं, मैं फैन नहीं हूं। लिखो तुम तो। ठीक है, आगे लिखो। क्या लिख रहे हो? ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। हेडिंग लगाओ, ऐसे खनिज जिनका ऐसे खनिज जिनमें, जिनका नहीं, जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। राजस्थान का देश में एकाधिकार है। ऐसे 5 खनिज, छठा कौन सा है? जस्ता। उनकी डिटेल लिखेंगे। एकाधिकार का मतलब समझते हो क्या? 100%। शत का मतलब समझते हो क्या? वेरी गुड, क्या बात है, 100%। सत का मतलब 7 मत समझना, 100%। हाँ भाई, इधर देखो। आप हस्तकला में पढ़ोगे कि कुंदन कला जयपुर फेमस है, कोप्ता कला, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी जयपुर के फेमस हैं। हर बार आता है एक क्वेश्चन, हर बार। अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलिर प्रिंट बाड़मेर, उस्ता कला बीकानेर, थेवा कला प्रतापगढ़, ब्लैक पॉटरी कोटा, कागजी पॉटरी अलवर।
हाथी दांत की चूड़ियां, मारवाड़ जोधपुर। सफेद मार्बल की मूर्तियां, करतारपुरा जयपुर। ठीक है, क्या बगरू के अभी बताया नहीं था? बेलबूटा, बेलबूटों की छपाई फेमस है, अभी तो बताया था। हाँ भाई, बीच में बोलने की आदत पड़ गई। बेलबूटों की छपाई नहीं बताया था। खंडेला, गोटा। साथियों हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार। दोस्तों, राजस्थान में जयपुर जिले के हीरे ज्वारात विदेशों में फेमस है। अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी जयपुर में है। अंतरराष्ट्रीय हीरा मंडी भी जयपुर में है। जयपुर की कुंदन मीनाकारी के कार्य फेमस है, विदेशों में फेमस है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का अर्जन जेम्स एंड ज्वेलरी से होता है। और जेम्स एंड ज्वेलरी, राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी सेज भी हैं दो, सीतापुरा में। उद्योगों में जेम्स एंड ज्वेलरी सेज फर्स्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज सेकंड। दो सेज सीतापुरा जयपुर में है, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी ये सीतापुरा में फेमस है। साथियों अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी जयपुर में है, लेकिन पन्ना ज्यादा राजस्थान से, राजसमंद जिले से निकलता है। तीखी और काला गुमान 100% क्वेश्चन आता है। 4 खनिज दे देता है, सामने खाने लिख देता है। पन्ना को तीखी और काला गुमान से मिलान करो। तांबे को खेतड़ी सिंगाना नहीं दे तो कोलियान की पहाड़ी से मिलान करो। कोलियान की पहाड़ी वहीं तो है। अगर वो भी नहीं दे तो अलवर में खो दरीबा से मिलान करो। साथियों टंगस्टन को डेगाना भांकरी से मिलान करो। मिलान करने वाला क्वेश्चन देता है। मैग्नीज को बांसवाड़ा में लोहारिया, तलवाड़ा, काला खूंटा खानों से मिलान करो। लेकिन करो, लिखो भाई साहब, लिखो रे फटाफट। पहला खनिज कौन सा है 100% वाला? एक साथ बोलो। दूसरा नाम हरे रंग का होता है, हरी अग्नि। तीसरा नाम, चौथा नाम मरकत। चौथा नाम इंग्लिश का नाम है एमरोल्ड। धात्विक खनिज है, पहले से पता है। पहले से पता है। उपयोगी रत्न आभूषण बनाने में। पन्ने का नीचे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बेरिलियम करना। रत्न आभूषण बनाने में पन्ने का हरा रंग बेरिलियम के कारण, पन्ने का हरा रंग बेरिलियम के कारण। पन्ने का कोई भी क्वेश्चन पूछे नीचे बेरिलियम जरूर देगा। अंतरराष्ट्रीय पन्ना मंडी और हीरा मंडी जयपुर में है, जौहरी बाजार में। पन्ना मंडी जयपुर, विशेषकर कन्या राशि वाले लोग पन्ना पहनते हैं। प्राप्ति क्षेत्र जैसे मैं लिख रहा हूं उसी स्टाइल से लिखना है। साथियों यहां देखो एक बार। ठीक है अंकिता, बड़े अक्षर लिखेंगे। ठीक है भाई, प्राप्ति क्षेत्र देखो, छोड़ो पेन को। पहला स्थान राजसमंद है। एक ही जिला पूछेगा। राजसमंद में खान देखो कौन कौन सी है। तीखी और काला गुमान। तीखी को टीकी भी कह सकता है। कई बार तीखी शब्द को टीकी करके दे दिया। इधर देख लो, परीक्षा में तो क्वेश्चन यही आएगा। उदयपुर में भी निकलता है। इधर देख लो, पहले नंबर पे लिखा है तो पहला ही स्थान है, दूसरे पे लिखा है तो दूसरा ही है। उदयपुर कहां से? बस हकीकत बता रहा हूं, क्वेश्चन तो आ चुका है, यहां से ही आएगा। तीखी और काला गुमान किसके क्षेत्र हैं? पन्ने के। इधर देखो, ऐसे तो आरएएस में यह भी आया था कि भूबानी क्षेत्र से कौन सा खनिज निकलता है? अजमेर में भूबानी से। मैंने पहले कह दिया था मैं 200 खाने लिख पाऊंगा। आप मिलान कर लेना मार्केट में रख रख के हर एक टॉपिक को। और तुम तो ये कह देना कि सर फलानी उस जगह उस तुम्हारे से ज्यादा लिखा दिया उन्होंने।
बट उस टॉपिक के लिए कह जरूर देना मेरे को सर मन करके पढ़ा दो, 200 खाने लिखाऊंगा पूरी, बस। फिर अपन मुकाबला करने ही नहीं देंगे, ये तो संख्या में कम हो। बुबानी भी पूछा है, देवगढ़ राज संबंध में है से बुबानी के पट्टी फैली है। बुबानी अजमेर में, राज संबंध अजमेर आपस में टच होते हैं, तो वहां पन्ना पट्टी फैली है। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ कहाँ है भाई? फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन आ गया। देवगढ़ से बुबानी के बीच, और बुबानी कहाँ है भाई? मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन तो स्टार लगे हुए याद करना, और ज्यादा याद नहीं हो तो बोलो, जल्दी बोलो। पन्ना बोले तो काला गुमान, तीखी और पन्ना में पहला स्थान किस जिले का है? देवगढ़ से बुबानी के बीच राज्य में पन्ना पट्टी फैली है। दूसरा खनिज तांबड़ा, आएगा क्या? एमरोल्ड, ये है एमरोल्ड। भारत में निकलता ही राजस्थान से है। गार्नेट, गार्नेट भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसका कलर अलग होता है। हाँ बस कलर थोड़ा अलग होता है, बाकी गार्नेट भी यही होता है। गार्नेट किसे बोला जाता है? रक्तमणि, तांबड़ा, है ना, थोड़ा अलग कलर का होता है वो, बाकी इनका उपयोग रत्न आभूषण बनाने में ही होता है। दूसरा खनिज लिखो गार्नेट। साथियों पहले 100% वाले खनिज लिख रहे हैं जो परीक्षा में आते हैं। दूसरा खनिज है गार्नेट। गार्नेट किसे कहा जाता है? तांबड़ा को, तांबड़ा, रक्तमणि, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्नेट। प्राप्ति क्षेत्र, सॉरी है धात्विक खनिज है, वही रत्नाभूषण बनाने में काम में आता है। उपयोगी रत्न आभूषण बनाने में सारणी को भली भांति याद कर लेना। प्राप्ति क्षेत्र टोंक, एक ही जिला याद रखना बस। कौन सी खान है? राजमहल की खान है, बस, और आएगा ही नहीं क्वेश्चन। टोंक में राजमहल से कल्याणपुर के बीच टोंक में राजमहल से कल्याणपुर के बीच
क्या फैली है भाई? तांबड़ा पट्टी फैली है। तीसरा खनिज लिखो, वोलेस्टोनाइट। नाइट स्टे कहां करोगे? सिरोही में। वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट नाइट स्टे कहां करोगे? सिरोही में। कौन कौन सी खानों के पास? वेलका व खिरला की खान। वोलेस्टोनाइट वेलका खानों से मिलान करना है। तीसरा खनिज लिखो। एक एक लाइनें लिखनी है, स्टार लगी हुई चीजों को याद करना है बस। पूछने को तो आरएस में ये भी पूछा है कि भूभानी राजस्थान के अजमेर जिले में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना। लेकिन तुम्हारे नहीं पूछेगा। 3 नंबर पे करें प्लस। नाइट स्टे कहां करेंगे? वोलेस्टोनाइट नाइट स्टे कहां करेंगे भाई? बस ये भी है धात्विक खनिज है, पहले से ही पता है अपने को, वो तो सारणी बनाई थी। सिरोही, नाइट स्टे सिरोही में करेंगे। करना भी है सिरोही में, क्यों करना है? क्योंकि माउंट आबू है, अच्छी जगह है। कौन सी खानों के पास करना है? वेलका व खिरला। इंपॉर्टेंट है ये भी, मिलान करने के लिए देता है एग्जामिनर। चौथा है जास्पर। जास्पर में कई किताबों में अजमेर दे रखा है और कईयों में जोधपुर। आप तो अजमेर कर दो और दूसरा स्थान जोधपुर कर दो। अजमेर में कौन कौन सी खान है? सरवाड़, जवाजा और मकरेरा। पांचवा खनिज कौन सा है 100% वाला? सेलेनाइट। साथियों जिप्सम सबसे ज्यादा बीकानेर से प्राप्त होती है। यहां सेलेनाइट का कोई क्षेत्र नहीं लिख सकते अपन। जिन क्षेत्र जिप्सम प्राप्त होती है वहां से ही सेलेनाइट निकलता है। और सेलेनाइट 100% में काउंट है और जिप्सम 93% में है। जिप्सम के दानेदार रूप को सेलेनाइट कहा जाता है। कुछ भी याद नहीं रखना क्षेत्र में, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। 5 ये खनिज और छठा जस्ता 100% में। नेक्स्ट, आगे बाकी चर्चा करेंगे कल के एपिसोड।